जी बेटा। आई होप मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। तो कल हम लोगों ने रेजिस्टिविटी से रिलेटेड काम थोड़ा बहुत किया था और रेजिस्टेंस से रिलेटेड। कल हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था और हमने कहा था कि जब भी हम इसको रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे तो ये रेशियो है पीडी और करंट की। तो रेशियो ऑफ वी अपॉन आई, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, या पीडी पर यूनिट करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। फिर इससे बेटा इसके फैक्टर्स हमने सोचे थे और इस फैक्टर्स में से हमने ड्राइव किया था कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ प्रोपोर्शनेट करती है, एरिया से इनवर्स प्रोपोर्शनेट करती है। इससे फिर हमने रेजिस्टिविटी को आइडेंटिफाई किया था। फिर हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि रेजिस्टिविटी और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मोर और लेस आइडेंटिकल, इसीलिए हमारे पास जो सिंबल्स यूज करते हैं साइंटिस्ट वो सेम है। और जैसे डेंसिटी हमें मास पर यूनिट वॉल्यूम बताती है कि एक मीटर क्यूब में यूनिट वॉल्यूम में कितने किलोग्राम्स हैं, ऐसे ही रेजिस्टिविटी हमें किसी भी मटेरियल के लिए ये बताती है कि उसका एक मीटर क्यूब यानी यूनिट वॉल्यूम कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कितनी रेजिस्टेंस देगा। इससे हमें गुड और बैड कंडक्टर्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है। तो इस तरह से हमारे पास जो है, फिर हमने इस इक्वेशन से आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाने की कोशिश की थी जो यूजुअली एमसीक्यूज में आता है। जब सेम मटेरियल यूज होता है तो इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी सेम है। और एक ऐसे ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। एक मटेरियल था, उसको रोल डाउन करके उसकी लेंथ को 2L कर दिया, वॉल्यूम सेम रहा। फिर हमने उसको उसकी रेजिस्टिविटी को फाइंड किया था। तो आज पहले पार्ट में हम उसी रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए हम एक एमसीक्यू कर रहे हैं पास्ट पेपर का। ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे आ रहा है। टू वायर्स पी एंड क्यू हैव रेजिस्टेंस आर पी एंड आर क्यू respectively. Wire P is twice as long as wire Q and has twice the diameter of wire Q. The wires are made up of same material. What is the ratio of RP upon RQ? ये आप लोग प्लीज सॉल्व करें और मुझे बताएं। एक मिनट में इक्वेशन लिख देता हूँ बच्चे। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है। इस पे कोई फीडबैक हो तो प्लीज मुझे दे दीजिए। स्क्रीन डिस्प्ले पे आ रही है, आई होप आवाज भी आ रही है। और रयान, जो आप क्वेश्चन सुबह मुझे कह रहे थे बेटा, वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। भाई आवाज आ रही है? और अब्दुल रहमान, चलो ठीक है, सॉल्व करें आप लोग। हमजा कह रहे हैं सी ऑप्शन है। चलो देखते हैं। बेटा टू वायर्स है। ये दो वायर्स है। टू वायर्स पी एंड क्यू, से दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, have resistance rp and rq
वायर P is twice as long as वायर Q. ओके, एक मिनट। तो वायर P जो है दैट इज वायर P की जो लेंथ है LP दैट इज 2 times द लेंथ ऑफ वायर Q। यही मतलब है इसका। और जो लेंथ ऑफ वायर Q है लेट दैट बी L, तो ये बन जाएगा 2L। यही मुझे समझ में आ रही है। वायर P इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज वायर Q एंड हैज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ वायर Q। यानी इसका जो डायमीटर है वायर P का, ये 2 times द डायमीटर ऑफ Q है। लेट द डायमीटर ऑफ वायर Q बी D, तो ये बन जाएगा 2D। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द मटेरियल्स यानी RP, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर P एंड रेजिस्टिविटी ऑफ Q इज सेम, क्योंकि सेम मटेरियल है। तो ये इक्वेशन बनी RP एरिया ऑफ P अपॉन लेंथ ऑफ P, RQ एरिया ऑफ Q अपॉन लेंथ ऑफ Q। ठीक है, तो RP एरिया बन गया π/4 डायमीटर ऑफ P स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ P, ये बन गया RQ π/4 डायमीटर ऑफ Q स्क्वायर अपॉन LQ। ये π/4 ये π/4 कैंसिल आउट हो गया। अब बेटा इसकी वैल्यूज रख लेते हैं इसमें। हमें RP को ऐसे ही रखा, डायमीटर ऑफ P जो है दैट इज 2D, तो ये बन गया 2D स्क्वायर। लेंथ ऑफ P इज 2L, RQ जो है दैट इज डायमीटर ऑफ D, डायमीटर ऑफ Q was D एंड लेंथ इज L। हमें रेशियो फाइंड करनी है RP अपॉन RQ की। तो बेटा हमें ये रेशियो फाइंड करनी है RP अपॉन RQ की। तो पहले तो मैं इसको चलो ऐसे ही रख लेता हूँ, RP 4D स्क्वायर अपॉन 2L, RQ D स्क्वायर अपॉन L। तो ये L कैंसिल आउट, D स्क्वायर कैंसिल आउट। तो बेटा ये आपके पास RP अपॉन RQ, तो ये आपके पास बनेगा 2/4 1/2। देखें मैंने कोई गलती तो नहीं की है भाई? आयान देखो भाई इसको, बाकी लोग भी देखें। हमजा आपने सी कहा था बेटा, देखो चेक करो मेरा ए बन रहा है, तो मैंने कोई गलती कर दी है क्या? मेरे ख्याल से यही ऑप्शन है, और गलती तो नहीं लग रही। ओके ठीक है, ये ऑप्शन है। जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन में तो प्लीज मुझे बताएं।
ठीक है। अच्छा बेटा, देखो बेटा, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दो वायर्स हैं पी एंड क्यू। ये हमने एक वायर पी ले ली और ये वायर क्यू है। वो कहता है वायर पी जो है उसकी जो लेंथ है, वायर पी इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज वायर क्यू। तो वायर पी जो है दैट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ वायर क्यू एंड हैज द ट्वाइस द डायमीटर ऑफ वायर क्यू, यानी कि वायर क्यू से इसका डायमीटर भी ट्वाइस है। They are made up of same material, that means they've got same resistivity. What is the ratio of Rp and Rq? Rp upon Rq. अब हमने ये सोचा कि यार सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना, अगर वायर पी का सोचोगे, रेजिस्टिविटी होती है आर ए अपॉन एल। तो अगर बेटा वायर पी को सोचेंगे तो ये बनेगा आर पी ए पी अपॉन एल पी, और अगर क्यू के लिए सोचे तो आर क्यू ए क्यू अपॉन एल क्यू। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब हमें पता है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और हमें ये पता है कि रेडियस जो होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है। तो इस इक्वेशन में जब रेडियस की जगह d/2 रखा तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई पाई/4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ द वायर पी है इसकी जगह पर मैंने पाई/4 डायमीटर ऑफ पी स्क्वायर कर दिया, और जो एरिया ऑफ क्यू है यहाँ पे पाई/4 डायमीटर ऑफ वायर क्यू स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये पाई/4 ये पाई/4 कैंसिल आउट हो गए। अब मैंने डायमीटर ऑफ पी, मैंने एज्यूम किया कि क्यू की लेंथ एल है और इसका डायमीटर डी है, तो इसी रेफरेंस से पी के लिए 2d उसका डायमीटर बन जाएगा और 2l उसकी लेंथ बन जाएगी। अब मैंने डायमीटर पे यहाँ पर 2d रिप्लेस किया और q की जगह पे d रख दिया। उसके बाद लेंथ ऑफ p 2l है और लेंथ ऑफ q जो है वो l के इक्वल है। अब बेटा ये जो स्क्वायर है इसकी वजह से ये 2 क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये बना 4d स्क्वायर अपॉन 2l, आर क्यू डी स्क्वायर अपॉन एल। ये डी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये l और l कैंसिल आउट हो गए। अब मुझे आर पी अपॉन आर क्यू की रेशियो बनानी है। तो इस रेशियो के लिए मैंने जो है यहाँ पर इसको रीअरेंज किया, आर क्यू यहाँ चला गया और 2 यहाँ चला गया ऊपर, और ये वाला 4 डिनोमिनेटर में आ गया, यानी ये 2 यहाँ गया और ये 4 यहाँ आ गया। तो ये बन गया 2/4, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो ये आ गया 0.5, जो कि ऑप्शन ए है। सही है फरहान, बात समझे बेटा? तो बेटा इस तरह के एक एमसीक्यू आपके पास होगा पेपर में प्रोबेबली। तो रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह का एमसीक्यू होता है। पेपर 2 में भी क्वेश्चन होते हैं, वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें आएंगे सामने, तो फिर उस वक्त उनको देखेंगे। ठीक है, तो बेटा अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। आज हम लोग जो एक काम हम ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं उसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं और उसमें कुछ चीजें देखेंगे। आप लोगों को आई होप याद होगा, हम लोगों ने ओहम्स लॉ पढ़ा हुआ है, और ओहम लॉ के लिए हम लोगों ने इसको बहुत सारे डिफरेंट अंदाज से डिफाइन किया है। तो उसमें से इसकी जो एक डेफिनेशन जो हम लिखते थे कि भाई किसी भी कंडक्टर के लिए जो करंट और वोल्टेज है दोनों का रिलेशन लिखते थे, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि द करंट
ये बेटा हमारे पास अंडरस्टैंडिंग थी ओ लेवल्स की कि the current through a conductor is directly proportional to the PD applied across the ends of conductor. ठीक है, provided that the temperature and physical conditions are kept constant. ये बेटा हमारे पास ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है, ये हमने पढ़ा था। आई होप आप लोगों को रिकॉल हो गया होगा। और मैं इसकी इक्वेशन यहाँ पे इसकी ड्राइव कर देता हूँ कि हम इसको लिखते थे I इज प्रोपोर्शनल विद V। यहाँ से हमारी इक्वेशन बनती थी V इज इक्वल्स टू आई आर, या हम लिखते थे कि V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज R, यूं भी लिखते थे। तो इसके लिए मैंने ओ लेवल्स में आपको ट्राइंगल जो सजेस्ट की थी याद करने के लिए, वो बेटा इस तरह से होती थी। ठीक है, आई होप काफी लोगों को याद आ गया होगा कि हम लोगों ने इसको पढ़ा था। मैं इसको थोड़ा सा इसका ब्रीफली इसको रिव्यू भी कर लूंगा ताकि आप लोगों की मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। हमने ओ लेवल्स में किस तरह से इसको पढ़ा था उसको तो देखते सोचते हैं याद करते हैं। तो मैंने आप लोगों को ओ लेवल्स में इसको जब समझाया था तो मैंने कहा था कि भाई ये हमारे पास फर्स्ट करते हैं ग्राउंड है, और ये हमारे पास एक वाटर कैरिंग सपोज दैट एक पाइप है। इसका ये एंड जो है इसका हाइट फर्स्ट कर लेते हैं दैट इज H2, दिस इज एंड B, दिस एंड इज A, इस एंड की हाइट जो है दैट इज H1। फिर हमने कहा था कि एज H1 इज इक्वल टू H2 तो देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एंड A is equal to gravitational potential energy at end B. तो difference in potential energy is zero। दोबारा से इस बात को सोचते हुए इस डायग्राम पे फोकस हो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल इधर कर लें। तो ये हमारा वाटर कैरिंग पाइप है and both ends are at the same level, so the potential energy का difference between the two ends is zero, तो there is no PD। ठीक है, तो इस वजह से पानी फ्लो नहीं कर रहा। बट इफ अगर हम यूं करें कि हम इस पाइप को स्लाइटली इस तरह से टिल्ट कर दें, नाउ द न्यू हाइट इज H3। इस न्यू हाइट को हम कहते हैं कि H3 है, और इस पोजीशन को C कह लेते हैं। बेटा अब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है कि यार जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है पानी की ए पे, दैट इज मोर देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट सी, एंड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, वाटर फ्लोज, पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें ये समझ में आया कि यार अगर हम चाहते हैं कि करंट फ्लो करे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना पड़ेगा। इस बात को फिर हमने यूं सोचा कि ये जो हायर पोटेंशियल है यानी जो एंड ए है, ये हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, जो लोअर पोटेंशियल है ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज द हायर पोटेंशियल, ये आपके पास हायर पोटेंशियल है। ठीक है, और ये लोअर पोटेंशियल है। अच्छा, जब मैं वर्ड पोटेंशियल यूज कर रहा हूं इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो एंड ए पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की ज्यादा है, और एंड सी पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की लो है, यानी पॉजिटिव एंड पे हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, और नेगेटिव एंड पे लोअर पोटेंशियल एनर्जी है। तो एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर रीजन्स टू लोअर रीजन। तो दैट इज व्हाई आपके पास चार्ज जो है यहाँ से फ्लो करके
यूं आ रहा है, यानी करंट का फ्लो बन रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो करता हुआ हमें नजर आया। ठीक है बेटा, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को अगर कोई मसला है, कोई सवाल है, तो प्लीज मुझे बताइएगा। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने इस पाइप को जो है स्लाइटली और इसको जो है मैंने और टिल्ट कर दिया। नाउ द न्यू हाइट इज h4, न्यू पोजीशन इज d, और वाटर इज फ्लोइंग। अब ये पानी फ्लो करके जा रहा है। अच्छा, अब हमारे पास जो यहाँ पर दिस इज सिचुएशन 1 एंड दिस इज सिचुएशन 2। ये सिचुएशन 1 है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सिचुएशन 2 है। अब बेटा कोई मुझे बताएगा किस सिचुएशन में ज्यादा वाटर फ्लो करेगा, 1 में या 2 में? ये प्लीज आप लोग अपडेट करें, मुझे बताएं। ठीक है आयुष, तो जो हमारे पास सिचुएशन 2 है, इसके अंदर जो है वाटर ज्यादा फ्लो करेगा, एंड द रीजन इज द मोर पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस सिचुएशन 2 में ज्यादा है एज कंपेयर टू 1। यस, बिल्कुल सही है इब्राहिम, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं बेटा। तो ए और डी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यस, मोर स्लोप इज देयर, बिल्कुल सही है। तो अगर इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में सोचें, तो अगर मैं आपको कहूं सिचुएशन 1 में 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड थी और सिचुएशन 2 में 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड थी, तो सिचुएशन 2 में ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस था, इसलिए ज्यादा करंट फ्लो करेगा। उसी वायर में अगर 6 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, तो हमारे पास जो है लेसर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो लेस करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस बात को सोचते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है, इसके हिसाब से आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि द मोर द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आप चाहते हो कि ज्यादा पानी फ्लो करे, इसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आई होप क्लियर होगी। तो ओहम्स ने यही बात हमें समझाई। ओहम्स ने यही कहा कि भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, उतना ज्यादा आपके पास करंट फ्लो करेगा। अब इसके बाद बेटा इसके अंदर जो फैक्टर्स है, जैसे फर्ज करते हैं मैं यहाँ पर आपको ये बोलूं कि अगर आपके पास ये दो पाइप हैं, दोनों का सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, बट एक का डायामीटर बड़ा है, तो अब बेटा यहाँ पर और यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा उसकी क्वांटिटी डिफरेंट होगी, यानी वाटर फ्लो करेगा डिफरेंट क्वांटिटी होगी। इसीलिए फिजिकल कंडीशंस जो थी वो कांस्टेंट कराई गई हैं। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, तो बेटा अगर सेम पाइप हैं और उनमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जहाँ ज्यादा होंगी, कल मैंने समझाया था ना टेम्परेचर का इफेक्ट, तो जहाँ पर एटॉमिक वाइब्रेशन ज्यादा होगी, वहां पर आपके करंट कम हो जाएगा। तो फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट इसलिए कराया गया। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ये हमने ओ लेवल्स में डिस्कस किया हुआ। तो ये आपको सिंपल ओहम्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने रिकॉल करा दिया। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप सोचेंगे फर्दर आगे, तो वो जो हमारे को जो जिस पे मेरा इंटरेस्ट है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। एंड दैट इंटरेस्ट जो हमारा है, दैट इज आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ्स। मेरा इंटरेस्ट आईवी ग्राफ्स में है। ये हमें टोटल 3 ग्राफ्स बना लेंगे। इससे आपको याद आ रहा है कुछ आपने पढ़ा था ओ लेवल्स में? एक होते थे ओहमिक कंडक्टर, और एक होते थे नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। किसी को याद है ओहमिक कंडक्टर कौन सा था?
जी अब्दुल रहमान, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है बेटा, तो वो भी देखने पड़ेंगे। ठीक है। सही है इब्राहिम भाई आपकी बात। तो अब हम अगर आईवी करेक्टरिस्टिक ग्राफ्स की तरफ जाते हैं, तो हम यहाँ पर, अच्छा एक चीज और थी, ये मैं फिर ये लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर आप लोग शायद भूल गए हो। तो ठीक है, ये ओहम लॉ जो था ये सिर्फ कंडक्टर्स के लिए, मेटालिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, और आपके पास सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसी बुनियाद पे हमने आईवी करेक्टरिस्टिक ग्राफ्स बनाए थे। तो आईवी ग्राफ्स में सबसे पहले तो मैं ग्राफ के भी यहाँ पे ही बना लेते हैं, ओ लेवल्स वाले। दो तरह के ग्राफ्स थे इलेक्ट्रिसिटी में। एक ग्राफ हमारे पास होता था वी आई, वोल्टेज और करंट का, और फर्ज करते हैं इस पे ग्राफ की लाइन जो है वो हमारी कुछ ऐसे है। और दूसरा ग्राफ हमारे पास होता था आई वी ग्राफ, और फर्ज करते हैं इस पे भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ही बना देते हैं। तो दोनों ग्राफ्स में, दोनों ग्राफ्स की सिग्निफिकेंस को सोचते हैं जो ओ लेवल्स में हम सोचते थे। अगर वी आई ग्राफ है, तो अगर मैं आपको कहूं बेटा इसका ग्रेडियंट देखो, ग्रेडियंट क्या बनेगा इसका, तो ग्रेडियंट इज राइज अपॉन रन। तो राइज हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, और वी अपॉन आई रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। और एएस लेवल में ग्रेडियंट की टर्म्स में हम सोचेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। तो इसमें आप जब इसको सोचेंगे एएस, ये ओ लेवल्स में हम ग्रेडियंट की टर्म्स में सोचते थे। पहले सेकंड ग्राफ का ग्रेडियंट भी देख लें। तो इसका ग्रेडियंट बनेगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, एंड वी नो दैट R is equals to V upon I. तो 1/R would be डेल्टा I अपॉन, या डेल्टा चलो नहीं लिखते, I अपॉन V। किसी को कोई प्रॉब्लम इस बात में? ठीक है, तो ये इसका ग्रेडियंट आ गया 1/रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/ग्रेडियंट। ठीक है, ये हमने ओ लेवल्स में सीखा था। तो वहां से हमने जो है ये आइडेंटिफाई कर लिया। जी बिल्कुल सही है हुदा, आपने सही बताया। तो ये हमारे पास इन ग्राफ्स की वो थी ग्रेडियंट की टर्म्स में। अब एएस लेवल में लिखना कैसे वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन ये मैंने रिकॉल करा दिया ओ लेवल्स में आप कैसे सोचते थे। ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ पर ओहमिक कंडक्टर्स के लिए सोचें, तो ओहमिक कंडक्टर्स के लिए जैसे आप लोगों ने अभी बताया है कि ये ओबेज ओहम्स लॉ।
ठीक है, ये ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। ये प्योर मेटेलिक वायर्स हैं या प्योर मेटल है, वायर्स नहीं लिखते, मेटल लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्योर मेटल एट लो टेम्परेचर, यस, प्योर मेटल एट लो टेम्परेचर। अच्छा, इसके लिए हम क्या कहेंगे कि हमारा जो आईवी ग्राफ है, ये मैं आईवी ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पे, इट्स ए स्ट्रेट लाइन, ये आई और वी आ गया। ग्राफ को देखो, क्या समझ में आ रहा है? स्ट्रेट लाइन passes through origin। जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब है I इज प्रोपोर्शनल विद V, विच इज द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ओहम्स लॉ। सेकंड, इसमें ये नजर आ रहा है कि द रेशियो ऑफ I अपॉन V इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो इस वजह से हमें पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन आई विल गो विद दिस वन, ये ज्यादा लॉजिकल बात है, मैं पर्सनली इसकी फेवर में होता हूँ कि आपने स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और आई और वी की जो रेशियो है वो कांस्टेंट है आपके पास। तो ये आपके पास आ गया क्या कहते हैं इसको, मेटालिक ओहमिक कंडक्टर्स का और वो बिहेवियर जिसपे ये ओहम्स लॉ को ओबे कर रहा है। ये प्योर मेटल वायर एट लो टेम्परेचर है। ठीक है, अच्छा, ऐसे मटेरियल जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है, तो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते क्योंकि इनमें ग्राफ जो होता है वो नॉन लीनियर होता है, यानी कर्व होता है। ग्राफ पे आपको कर्व पोर्शन नजर आएगा। अब बेटा, इसके लिए मैं यहाँ पर पहले आपका पहली एग्जांपल ले रहा हूँ, मेटल्स एट हाई टेम्परेचर। इस चीज की एप्लीकेशन हमने ओ लेवल्स में पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट लैंप। तो फिलामेंट लैंप में जो फिलामेंट है वो मेटल का बना हुआ है, बट उसका टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता। अब बेटा, इसका अगर आप आईवी ग्राफ बनाएंगे तो इसका आईवी ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, मेटल का आईवी ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और अगर एमसीक्यूज के अंदर मेटल्स का वीआई ग्राफ पूछ ले तो इसका फिलामेंट लैंप का हाई टेम्परेचर पे इसका अगर वीआई ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्रेडियंट शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ पर अब वी आ गया, यहाँ पे आई आ गया। ठीक है, ये इसके मेटल का बिहेवियर आ गया। और इस बिहेवियर के ऊपर अब मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ। कुछ चीजें आपने सोचना कैसे, एग्जाम में एमसीक्यू इसके कैसे सॉल्व होते हैं उसको देखते हैं। हम इस ग्राफ के ऊपर कुछ पॉइंट्स को मार्क करते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब बेटा, इस पे जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, अब उसके मैं आपको सोचने का एमसीक्यूज या इसको सॉल्व करने के लिए सोचने का अंदाज है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ।
तो आपने इस तरह से कोई पॉइंट मार्क किए, और पॉइंट मार्क करने के बाद हमेशा आपने ओरिजिन से 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को मिलाना है, और फिर आपने इनका बिहेवियर देखना है। जैसे मैंने 1 पॉइंट पे ड्रॉ किया, ऐसे ही अब जरा पॉइंट 3 पे ये 3 लाइनें मैंने ड्रॉ की। हमेशा आपने ओरिजिन से जो पॉइंट्स आपने सोचे हैं उनको आपने मिलाना है। अब बेटा इस आईवी ग्राफ पे जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, इस पे अगर आपको मैं बोलूं कि आप पॉइंट 1 के लिए जरा सोचें, तो आपको ये नजर आ रहा है कि इट्स ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन passes through origin। तो इसका मतलब इनिशियली टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट इज लो। तो आपके पास जो फिलामेंट है इनिशियली ओबे कर रहा है ओहम्स लॉ को। किसी को इस बात पे कोई प्रॉब्लम है इस अंडरस्टैंडिंग में, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें। आई होप ये बात क्लियर है। यहाँ से ये लाइन आपको नजर आ रही है रेड वाली, ये स्ट्रेट लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिनल। तो फॉर अ शॉर्टर वैल्यू ऑफ वोल्टेज या फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड का तो ग्राफ नहीं है, स्मॉल वोल्टेज पे जब बहुत स्मॉल करंट है, आपके पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अगर आप इसको मैं जूम कर दूं तो ये आपको नजर आ रहा है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका मतलब ये आपको फॉर शॉर्ट वोल्टेज थोड़ी देर के लिए, थोड़ी स्मॉल वोल्टेज पे जब इसका टेम्परेचर लो है, तो ये बेसिकली ओहम्स लॉ को ओबे कर रहा है। ये प्रूफ कर रहा है कि ये फिलामेंट जो है ये एक मेटल का बना हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद अब आपने नेक्स्ट उसमें देखना है कि आपके पास पॉइंट 2 पे क्या हो रहा है। तो पॉइंट 2 पे अगर आप देखें, तो पॉइंट 2 पे आपके पास अब आपको सोचना है, ये आईवी ग्राफ है। तो आईवी ग्राफ का जो रेजिस्टेंस है वो 1/ग्रेडियंट है। अब आपने ये सोचना है। तो अब प्लीज अब मुझे अब बताएं कि जो 2 और 3 पॉइंट्स हैं अगर आप उनको कंपेयर करें, तो आपके पास ये ग्रेडियंट क्या होता जा रहा है बेटा, ये ग्रेडियंट लेस स्टीप होता जा रहा है, इस ग्रेडियंट डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, 2 का ग्रेडियंट ज्यादा है, 3 का ग्रेडियंट कम है। ग्रेडियंट वाला याद है ना, मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस से एंगल को सोचना। अगर आपको वो भूल गया है तो काइनेमेटिक्स में मैंने यही कहा था, एक्स एक्सिस से एंगल सोचना। तो दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 1। तो एंगल जितना एंगल ज्यादा होगा उतना ग्रेडियंट ज्यादा होगा। तो आपके पास θ1 जो है दैट इज ग्रेटर, यानी ग्रेडियंट लाइन 2 का ग्रेटर है एज कंपेयर टू 3। तो ग्रेडियंट अगर आपके पास कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ग्रेडियंट आपके पास कम होता जा रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होती जा रही है, आपके पास बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पर R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3, यानी कि अगर इन तीनों पॉइंट्स पे सोचें तो आपको नजर आएगा कि R3 पे जब इस पॉइंट पे फिलामेंट लैंप को सोचेंगे पॉइंट 3 पे, तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2, और फिर उससे भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 1, क्योंकि ग्रेडियंट और रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या है बेटा, वो आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब बेटा इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैं ये कहूं कि आपके पास जो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता जा रहा है, तो जो करंट के अंदर इंक्रीज है वो डिक्रीज करती जा रही है। ठीक है, यानी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी की रेशियो जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बियॉन्ड 1 रेशियो ऑफ डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी डिक्रीजेस
thus resistance increases. क्या ख्याल है, ये बात समझे आप लोग? फिलामेंट लैंप की ये बात क्लियर होगी है भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए। ओके, ठीक है जी। और ऐसे ही बेटा आपने यहाँ पर सोचना है, अगर आपने एग्जाम में ऐसे ही करना है काम कि ये आपने पॉइंट्स मार्क कर लिए और यहाँ पर भी आपने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की, ये आपका ओरिजिन से एक लाइन आ गई, फिर ये ओरिजिन से दूसरी लाइन आ गई, फिर ये ओरिजिन से तीसरी लाइन आ गई। तो अब बेटा आपको पता है कि यहाँ पर जो ग्रेडियंट है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, यही था ना हमारा अंडरस्टैंडिंग। तो ग्रेडियंट जो है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो सिचुएशन ये है 1, ये है 2, ये है 3, ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसको कैसे लिखोगे? द रेशियो ऑफ V अपॉन I increases, thus the resistance increases. यस बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिलामेंट लैंप का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही है, ये मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। दिस हैपेंस ड्यू टू इंक्रीज in temperature. Initially, the temperature was low. That is why the filament was obeying Ohm's law. यहाँ पे मेरा आईवी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। लेटर ऑन आपके पास जो है, ये आपके पास जो है क्या होता जा रहा है बेटा, आपके पास यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है। अब बेटा एक काम करते हैं, प्लीज ये आईवी ग्राफ है, इसको सॉल्व करें। यस हुदा, टेम्परेचर बढ़ा तो बेटा रेजिस्टेंस बढ़ गई। अच्छा इब्राहिम, दोबारा देखो हुदा, ये स्ट्रेट लाइन बनी, ये इसकी मैंने कहा था ना ओरिजिन से उस पॉइंट्स को मिलाना। अब बेटा क्योंकि ये एमसीक्यू है तो इसमें मैं सोच सकता हूँ कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट। तो फॉर एक्स, एक्स के लिए आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? एक्स के लिए हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास जो ग्रेडियंट है यहाँ पर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अब बेटा y और z पे आपको पता है रेजिस्टेंस का, तो ग्रेडियंट को सोचें, यहाँ पे y के लिए ग्रेडियंट जो है वो ज्यादा है, ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, तो y के लिए रेजिस्टेंस कम है। और z पे सोचें तो आपके पास ग्रेडियंट जो है दैट इज लेस, ग्रेडियंट लेस है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो ग्रेडियंट इज लेस एज कंपेयर टू y। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी। तो इनिशियली यहाँ तक ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट, तो ये और ये तो खत्म हो गए ऑप्शन। उसके बाद आपके पास
जो रेजिस्टेंस है y पे के लिए रेजिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज किया। तो बी ऑप्शन में एक्स वाई रीजन में रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज बोल रहा है, जबकि ये डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब बी भी गलत है, ए ऑप्शन बनेगा। और सी ऑप्शन को देखें, वाई जी के अंदर ग्रेडियंट कम हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो आपके पास ये इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, होदा समझ आइए बात की सादिक भाई? जी बेटा, बिल्कुल सही है। तो बेटा, जी सादिक, आपने बिल्कुल सही आंसर किया, शाबाश। सही है। जी बेटा, ये ईद के बाद इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है हमजा। तो ये आपके पास जो है, ये ट्रिक समझ में आ गई बेटा, आईवी ग्राफ पे कैसे रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग प्रेडिक्ट करते हैं। एक एमसीक्यू और है, बहुत रिपीट होता है, एक ये रिपीट होता है, एक और एमसीक्यू है बेटा, यहाँ पे मिल जाए। यस, दिस वन। जी बेटा सादिक, बताएं आप, जब तक बाकी लोग सवाल ये वाला सॉल्व करें, ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। इस पे भी डिस्कस करेंगे सादिक। जी बेटा, तो the graph shows how the electric current I through a conducting liquid varies with potential difference V across it. At which point of the graph does the liquid have the smallest resistance? It's a IV graph. तो IV ग्राफ में resistance is inverse proportional with gradient. Again वही बात है बेटा, आपने हर पॉइंट को इसके जो गिवन पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट करना है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड डी के लिए ये आ गया। तो जहां पर आपके पास ग्रेडियंट जो है वो सबसे ज्यादा होगा, ग्रेडियंट बेटा कहाँ पे ज्यादा है, जहां ग्रेडियंट सबसे ज्यादा होगा वहां रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। अब बेटा इन लाइंस को देखो, तो सबसे ज्यादा ग्रेडियंट सी पे आ रहा है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे स्मॉलेस्ट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, सी ऑप्शन। जी मारूक सही है बेटा आपका आंसर, हुदा आपका आंसर भी सही है। ठीक है, वेरी गुड। हमजा आपने भी सही आंसर दिया। ठीक है, ये सादिक आज मैथ की क्लास है? डी ऑप्शन में जीरो? न बेटा, डी ऑप्शन में सही है बेटा, इन्फिनाइट थी भाई, जीरो न थी सादिक डी में। ये वो डायोड में डिस्कस करना था। तो ये बेटा अब आईवी ग्राफ की एप्लीकेशन ऐसे एमसीक्यूज हो जाने चाहिए जो मैंने भी आपको ट्रिक समझाई है। तो बेटा इसको आईवी में देखते हैं, बेटा आईवी ग्राफ में आएगा ना, तो फिर देखेंगे। आईवी कह रहा हूँ, सॉरी, सेमीकंडक्टर डायोड, उसमें मैं फिर डिस्कस करूंगा। तो इसको बेटा पहले तो आज का काम मेरा यही था कि आईवी ग्राफ के जो क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे उनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो वो मैंने ट्रिक आपको समझा दिया। आपने ओरिजिन से हर पॉइंट को कनेक्ट करना है और उसके बाद आपने देखना है कि आईवी ग्राफ है तो रेजिस्टेंस और ग्रेडियंट इनवर्स प्रोपोर्शनल है, एमसीक्यूज इसी तरह से सॉल्व होंगे। तो जहां पे ग्रेडियंट ज्यादा होगा वहां रेजिस्टेंस कम होगी, जहां ग्रेडियंट कम होगा वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ये इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैं क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अब हमारे दो आईवी ग्राफ्स रहते हैं, एक हमने ड्रॉ, ये फिलामेंट लैंप का हो गया। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट टास्क है, नेक्स्ट जो आईवी ग्राफ होगा जो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोगों ने एक ड्रॉ करना है सेमीकंडक्टर डायोड का। और
फिर हमने थर्मिस्टर को डिस्कस करना है। सेकंड नंबर पे थर्मिस्टर हमें हमारे सिलेबस में, तो थर्मिस्टर को डिस्कस करना है और एलडीआर को भी हम डिस्कस करेंगे, दोनों को हम डिस्कस कर लेंगे। तो कल की क्लास में फिर मैं ये आईवी ग्राफ्स का ये रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करूंगा, और कल ही मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग जो है, मेरी ट्राई है कि कल हम लोग जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, बल्कि नहीं, कल मैं किरचॉफ लॉ को पढ़ाऊंगा, किरचॉफ को कल पढ़ेंगे, और उससे फिर हम आइडेंटिफाई करें। अच्छा, मुझे ये भी फीडबैक दीजिएगा, क्या मुझे सीरीज और पैरेलल सर्किट्स दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं है ना? सीरीज और पैरेलल सर्किट्स में क्या होता है, जो आपने ओ लेवल्स में बेसिक पढ़ा हुआ है, नहीं तो फिर कल मैं उसको डिस्कस करूं। तो ये फिर मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। अगर मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं है, सबको सीरीज और पैरेलल सर्किट याद है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। जी, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जैसे सब बोल रहे हैं कि नहीं, तो देख लीजिएगा बाकी लोग भी, तो मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा। तो अब मैं क्लास को यहीं एंड कर रहा हूँ। तो जी, प्रैक्टिकल किए हैं आपने, सीरीज पैरेलल सर्किट्स लगाए हैं, रेजिस्टर्स लगा के आपने देखा है खुद। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हाजी इब्राहिम साहब आप बताइएगा कि आपका क्या फीडबैक है। ठीक है बेटा, तो अब कल इंशाल्लाह फिर क्लास में इससे आगे आईवी ग्राफ्स को देखेंगे। तो कल मुलाकात होती है, जिंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज बेटा।